देखिए सुनिए, हम क्या बताएं कि ये अब लास्ट आज का टॉपिक का लास्ट क्लास रहेगा। जो भी न्यू बच्चे भी हैं उनको अगले क्लास से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल नया चीज चलेगा। एक नई कॉपी बना लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। वो कल पहला क्लास शुरू होगा और उसमें कोई भी चैप्टर से किसी का कोई लिंक नहीं रहेगा। ये एकदम सिंपल से स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। इसलिए आज क्वेश्चन बनाएंगे, तो जो बच्चे न्यू भी हैं उनको थोड़ा बहुत आज दिक्कत भी हो तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चलेगा आज। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस तभी पूरा बनेगा जिन बच्चों का पूरा शुरू से पढ़ा हुआ रहे, ठीक है। जिनका पढ़ा हुआ नहीं है तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है किसी को, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो चिंता नहीं करनी है। जो छूटा है वो किसी बच्चे से फोटो स्टेट करवा लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो इसमें भी है वो सुन लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो हमसे आके पढ़ लीजिए, या फिर उसका भी एक दो क्लास अलग से क्या करेंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत किसी को नहीं हो। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे कि इक्वेशन को बैलेंस करके क्वेश्चन बनवा रहे थे कि क्वेश्चन कैसे आप बनाइएगा। अब देखिए आज हम क्या करेंगे, जितना चीज आप लोग को पढ़ाए हैं वो सबका आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ाएं वो पहली बात ध्यान से सुन लीजिए। पहला चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में सिर्फ मोल कंसेप्ट नहीं है, मोल कंसेप्ट तो एक ही क्लास का है। तो उसमें क्या क्या पढ़े आपको सुनिए। मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़े, एटॉमिक वेट के बारे में पढ़े, इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़े, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़े, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़े, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े, स्टोइचोमेट्री के बारे में पढ़े, ठीक है। इस सारा चीज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए पढ़े, इस सारा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़े, इतना सारा चीज छोटा छोटा चीज पढ़े। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़े, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, इसके बारे में पढ़े। इतना सारा चीज आप एक एक करके सारा चीज आप पढ़े, और हर चीज को पढ़ाने में एक एक क्लास भी लगेगा, एक एक क्वेश्चन भी चला तो बहुत क्लास हो गया। तो ये सारी चीज आप एक एक करके इतना सारा चीज पढ़ाए। आप एनसीईआरटी उलट के भी देखिएगा, आप देखिएगा हर चीज आपका एक एक करके पढ़ाया हुआ है। आप उसमें देखिए कोई ऐसा नया चीज नहीं मिलेगा जिसमें आप पढ़े नहीं। तो आप जितना चीज है हम आज सबका प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करवाएंगे, शुरू से लेके अंतिम तक का क्वेश्चन खाली बनवाएंगे। जिनको थोड़ा बहुत डाउट दिक्कत भी हो तो क्लास के बाद पूछ लिया कीजिएगा। अगर यहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर भी पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला लेक्चर नंबर कितना था आज? 14। देखिए आज न्यूमेरिकल्स करवाना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। किसका बोलिए, कुछ बचा बोलिए, कुछ बोल रहे थे। वो तो लॉब के, वो तो एक चीज खाली लिखवाना था फॉर्मूला हमको कि मोलिकुलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। और कुछ बताए थे क्या? कुछ है तो बोलिए, और कुछ याद है तो। देखिए सुनिए, देखिए न्यूमेरिकल्स बताना है, उसके लिए एक पहले चीज थोड़ा सा एक चीज और इसके बारे में खाली जान लीजिए। रिलेशन बिटवीन, ये शायद नहीं लिखे थे, मोलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। एक फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर वेट बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आज मैथ का क्लास सवेरे था क्या? आज पढ़ी था आज। देखिए मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू क्या होता है? वेपर डेंसिटी। ये मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला था। वेपर, या कभी कभी किसी कंपाउंड का मोलिकुलर वेट निकालने दे देता है या वेपर डेंसिटी निकालने दे देता है, तो वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलिकुलर वेट बाई 2। जैसे आपको एग्जांपल में कोई दे दे वेपर डेंसिटी ऑफ CH4, मीथेन गैस का दे दे, इसी का दे,
द वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 का पूछा है, तो बोलिए वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा, मोलिकुलर मास कितना 12 4 16 16/2 कितना हो गया। इस तरह किसी का भी वेपर डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये चीज याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, 12th में भी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे। टेम्परेचर बढ़ाने से भी किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या फिर क्या होता है, घट जाता है, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें पहला 1 नंबर है, देखिए कंसंट्रेशन, which depends on the temperature। पहला पॉइंट लिखे कंसंट्रेशन विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कोई भी वैसा कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो कौन कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन है, तो मेरी बात पहला ध्यान से सुनिए। टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करता है, तो जो कंसंट्रेशन वॉल्यूम से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, वॉल्यूम से। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल सैल्यूट घुला हुआ है, तो 1 लीटर का सॉल्यूशन में कोई भी सैल्यूट का जितना मोल घुला है हम उसको मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरिटी। 1 लीटर का सॉल्यूशन में अगर 1 मोल घुला हुआ है तो मोलरिटी 1 हो गया। अगर 1 लीटर में 2 मोल घुला है तो मोलरिटी 2 हो गया। अगर 1 लीटर में 3 मोल घुला है तो मोलरिटी 3 हो गया। तो मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन का 1 लीटर में 2 मोल घुला है तो मोलरिटी कितना हो गया, 2। अब क्या कीजिए, सुनिए, टेम्परेचर को कुछ बढ़ा दीजिए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, मोलकुल मोलकुल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब मोलकुल मोलकुल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए जो सॉल्यूशन 1 लीटर था और वही सॉल्यूशन 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1000 ml से बढ़ करके 11000 हो गया। लेकिन सैल्यूट का अमाउंट तो 1 मोल था, वो तो अभी 1 ही मोल है, वो तो नहीं बढ़ा। तो जो पहले 1 लीटर में 1 मोल था अब वही हो गया 1.1 लीटर में 1 मोल, तब मोलरिटी उसका क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि मोलरिटी का परिभाषा है कि 1 लीटर में कितना मोल है। तो मान लीजिए कि सॉल्यूशन बढ़ करके सपोज कीजिए 1 लीटर से 2 लीटर हो गया, लेकिन सैल्यूट तो 1 मोल था, वो तो 1 ही मोल हो गया। तो 1 मोल में 1 मोल तब मोलरिटी कितना, 1। 1 लीटर में 1 मोल तब मोलरिटी कितना, 1। अब फिर 2 मोल में 1 मोल, तो फिर 2 मोल में 1 मोल, तो 1 मोल में कितना मोल, हाफ मोल, तो मोलरिटी कितना हो गया, हाफ। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जितने भी, तो कौन कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन होगा जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो जिसका रिलेशन वॉल्यूम से है। किसका रिलेशन है, वॉल्यूम से। क्योंकि किसी का मास तो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, बदलेगा, मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब मास हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा क्या, केवल वॉल्यूम। क्या बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। तो जो वॉल्यूम से जुड़ा होगा वह सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदलेगा, और जो वॉल्यूम से जुड़ा नहीं है वो कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। सीधा इसे याद रखिए। तो कंसंट्रेशन विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, देखिए कंसंट्रेशन विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, उसे पहला आएगा मोलरिटी। बोलिए मोलरिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम आ गया। दूसरा है आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा हो गया नॉर्मलिटी। चौथा हो गया ग्राम पर लीटर। पांचवा हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2।
ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अब बताइए ये सब जुड़ा हुआ किससे? वॉल्यूम से। और जो भी वॉल्यूम से जुड़ा रहेगा वो सभी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सभी टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से ये वैल्यू भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और दूसरा एक और, concentration which do not depend on the temperature, concentration which do not depend on the temperature, कंसंट्रेशन विच डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, वैसा कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो बताइए तो क्या क्या हो सकता है? वैसा कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है। मोलरिटी, मोलरिटी किसको कहते हैं? 1 kg सोलवेंट में जितना मोल्स है, तब 1 kg सोलवेंट मतलब 1000 ग्राम सोलवेंट। तो बोले वो ग्राम कभी बदलेगा? मास कभी नहीं बदलेगा। आप खुद सोचिए, जैसे कोई यहाँ कोई आप खड़े हैं, इतना लंबे हैं, आपको दबा दिए तो आप बैठ गए, तो आपका वॉल्यूम बैठ गया, कम गया, तो क्या आपका मास भी घट जाएगा? घटेगा नहीं, नहीं वॉल्यूम तो घट गया, हाइट तो घट गया हमारा। तो इसका मतलब है कि मान सपोज, इसका मतलब हुआ कि मोलकुल का संख्या अगर बढ़ता है या घटता है तब उसका मास बदलेगा। लेकिन वही मोलकुल खाली दूर दूर चला जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन मास में क्या कोई चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन विच डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो वैसा कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, वैसा कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम से जुड़ा हुआ नहीं है, वह कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे पहला आंसर आया मोलरिटी, आ जाइए, पहला क्या आया? मोलरिटी। दूसरा बताइए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। और तीसरा होगा परसेंटेज वेट बाई वेट। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, और तीसरा होगा परसेंटेज वेट बाई वेट। मास कभी बदलता नहीं है। ये सब ऐसा कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए इसको अब आप लिख लीजिए। चलिए चलिए लिखिए सब। बोलिए। कंसंट्रेशन विच डिपेंड्स
WHICH VGP on the temperature, effect of temperature on the concentration of solution, SOLN। पूरा शॉर्ट में लिखे SOLN, ऐसे पूरा हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे 16/2 मोलिकुलर मास 12,400। बोलो बोलो, कितना कर दें? 16। अरे तो हम थोड़ी कर सकते हैं, जहाँ जाओ यहाँ से जा करो, जाके कैसे होता जाओ। थोड़ा टेम्परेचर को कर दीजिए कम, ठंडा लगेगा। आता है करने, कर दीजिए, लो वाला होगा टेम्परेचर। मना किए हैं तो नहीं, रहने तो वहीं से होगा। अच्छा कर दो, छोड़ दी 20 बस रहने दो। नहीं इसलिए मना की होगी, ज्यादा छूछा करने से भी ना थोड़ा डिस्टेंस दिक्कत होती है। हाँ वेट बाई वेट, तो मैंने सॉल्यूशन भी वेट, सैल्यूट भी वेट। मान टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो किसी का मास तो बदलेगा नहीं। वेट और मास यहाँ पर एक ही चीज है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर ग्रेविटी, यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है, यानी यहाँ वेट लिखिए चाहे मास लिखिए, दोनों सेम चीज है। फिजिक्स में देखेंगे तो वेट बदल जाएगा थोड़ा। एक क्वेश्चन देते हैं एक लाइन का, इसमें देखते हैं इतने बच्चे भी कौन बना पाते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। अरे तो इसमें मारने की क्या बात है? हो गया, हटा दें, बगल से लिखो। 600 मिलीलीटर। चलिए, जब एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं, देखिए कॉपी में लिखे कि नहीं है ना, आप कॉपी पे लिखे तो एक ही लाइन में आ जाएगी। देखिए क्या पूछा, 600 ml को एक मिक्सर है ओजोन और ऑक्सीजन का, मतलब ओजोन और ऑक्सीजन। देखिए ओजोन है और प्लस ऑक्सीजन। ओजोन का मतलब O3, O2 का मतलब ऑक्सीजन। एक टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 600 ml। 600 ml का मास भी लिखा हुआ है, कितना ग्राम, 1 ग्राम।
तो आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ओजोन, पूछा है, ये पूछा है कि इस मिक्सचर में ओजोन का वॉल्यूम क्या होगा। कोई बना सकते हैं? देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, सुनिए, 600 ml का एक मिक्सचर था ओजोन और ऑक्सीजन का। इसका वेट मास कितना दिया हुआ? 1 ग्राम। कितना लिखा हुआ? 1 ग्राम। आपसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सर, इस मिक्सर में ओजोन का वॉल्यूम पूछा है। देखिए, सबसे पहला क्या कीजिए, लेट माना वॉल्यूम ऑफ ओजोन, मान लीजिए VmL है, तो हम मान लिए कि ओजोन का वॉल्यूम मिक्सर में कितना है? VmL है, V मिलीलीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? -600 V हो गया ना यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए, देखिए, ओजोन, इसका 1 मोल अगर आप ले लीजिए तो मास कितना होगा? 48 ग्राम। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22,400 ml। वीडियो चल रहा है ना? देखिए, 22,000 कितना? 400 ml। अब देखिए, तो 1 मोल का मतलब 48 ग्राम, 1 मोल का मतलब 22,400 ml, यानी 22,400 ml। अब आप खुद सोचिए, 22,400 ml, ये गैस किस पे होता है? एनटीपी के कंडीशन पे या एसटीपी पे? कुछ नहीं लिखा रहे तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब जब टेम्परेचर कितना रहे? 0 डिग्री सी, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, या उसी को कहते हैं 273 केल्विन। अब प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। हम लोग का जो दबाव लगता है ना, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर किसको कितना कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर बदल दीजिएगा ना, जैसे प्रेशर बदल दीजिएगा, प्रेशर घटा देंगे, तो जैसे मान लीजिए वाटर था, आप जैसे जैसे हाइट पे चलते जाते हैं, तो हाइट पे जैसे जैसे बढ़िएगा, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग का दबाव लगता है ऊपर से, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? मतलब जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ना, तो हमारा एटमॉस्फेरिक दबाव क्या होता है? घटते चला जाता है। घटेगा तो जैसे मान लीजिए वाटर है, वह वेपर में, वह लिक्विड के रूप में रहता है, थोड़ा बहुत वेपर के रूप में रहता है। अब मान लीजिए जैसे जैसे हाइट पे जाएगा, तो वह लिक्विड और जल्दी वेपर में क्या होगा? कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रेशर के कारण वो लिक्विड के रूप में है। अब मेरी बात सुनिए, तो जो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, जैसे बहुत पहाड़ पे चले गए, तो हाइट पे हम जाइएगा, तो जो जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉइल करता है कितना टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सी पे। जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाइएगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से भी घट जाता है। मतलब जैसे हाइट पे गए, तो हो सकता है जो यहाँ 100 डिग्री सी पे बॉइल कर रहा था, हो सकता है वहाँ 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल करना शुरू कर दे। जो पानी यहाँ गर्म हो रहा था, खौल रहा था 100 डिग्री सी पे, वह पानी बॉइल करना शुरू कर देगा कितना पे? 90 डिग्री सी। कितना पे करना पड़ेगा? 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? देखिए, 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बॉयल करना शुरू कर देगा। तो आप ये बताइए, जो पानी 100 डिग्री सी पे बॉयल कर रहा था, वह पानी 90 डिग्री सी पे बॉयल करना शुरू कर देगा। अब जब 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना शुरू कर देगा, तब बताइए खाना जल्दी कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? ऊपर बनेगा। अरे अब हंसने की क्या बात है? देखिए, हम बोले खाना कहाँ जल्दी बनेगा, ठीक है ना? तो मतलब खाना जैसे कोई बनाना चाहते हैं, जो वाटर 100 डीसी पे बॉयल कर रहा था,
वह वाटर 100 डीसी पे, वह वाटर 90 डीसी पे बॉयल करना शुरू कर दिया, तो खाना जल्दी कहाँ बनेगा? ऊपर। क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? कुछ बोल ही नहीं रही है। खाना कहीं बनाई है तुम लोग? नहीं, नहीं, पूरी बने भी नहीं किया आज तक। मैंने कभी घर पे इसे बनाई नहीं है, कभी बना। अरे कुछ हम ये थोड़ी करें खाना बनाइए, सीखने में क्या दिक्कत है? कब काम है, सब कुछ जरूरी है। अब आप देखिए खाना, देखिए सुनिए, बोले अब आप लोग बताइए खाना जल्दी कहाँ बनेगा? आप लोग तो और नहीं बनाए हों कभी, बनाए कभी? नहीं। देखिए सुनिए, तो खाना जल्दी ऊपर नहीं, खाना जल्दी नीचे बनेगा। अब क्यों बनेगा? सुनिए, गैस पे बनेगा। देखिए सुनिए मेरी बात, देखिए इंडक्शन पे बनेगा। चल देखिए, तो खैर हम ना इंडक्शन की बात कर रहे हैं ना हम गैस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, खाना जल्दी कहाँ बनेगा? तो खाना ऊपर नहीं, आपको लग रहा है कि जल्दी पानी गर्म हो गया, वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो गया, पानी जल्दी खौलने लगा, तो लगा कि आपका आपका जो है खाना जल्दी बन गया। तो आप खौलने का दो कंडीशन हुआ, एक नीचे खौलना, एक ऊपर खौलना। वहां हम क्या बोले? पानी 90 डिग्री सी पे बॉयल करना शुरू कर दिया। जैसी टेम्परेचर वहां 90 डिग्री पे पहुंचा, वह पानी वेपर में क्या हो गया? कन्वर्ट होना शुरू हो गया, खौलना शुरू कर दिया। और नीचे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा था? 100 डिग्री पे। अब आप बताइए कि आप अपना उंगली को डालिए एक 100 डिग्री सी पानी में, एक 90 डिग्री सेल्सियस पानी में, बोले जल्दी ज्यादा गर्म किस में लगेगा? 100 में लगेगा। तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ऊपर का टेम्परेचर जैसी 90 पहुंचा, वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो गया। वो तो पानी का हीट रहा ही नहीं 100 कभी, वो पानी तो ज्यादा गर्म ही नहीं हो पाया। और जहां पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा तो खाना जल्दी बनेगा? वो तो आप देख लिए खौल गया, लेकिन टेम्परेचर पहुंचा कहां उसका जल्दी? वो टेम्परेचर तो 90 डिग्री सेल्सियस में ही वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो पानी में ज्यादा तो हीट रहा नहीं। कुकर में खाना जल्दी बनता है कि नहीं? क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि पानी का वेपर सब कुकर में ही रहता है, तो वहां का अंदर का जो टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई हो जाता है। और वो वेपर में, इसका मतलब वेपर ना बन गया, वेपर तो जल्दी आया नहीं बाहर। अंदर का टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी कुकर में क्या होता है? खाना कुकर में जल्दी बन जाता है। तो खाना ऊपर नहीं बनेगा जल्दी, खाना कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा जल्दी। समझ गया ना? मैंने कोई भी चीज नीचे जल्दी बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो हाँ, हाँ, हाँ कुकर, हाँ, हाँ हम कुकर, हाँ तो कुकर की बात जहां तक है, तो कुकर में ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हम बिना कुकर वाला बात किए थे, ठीक है ना? चल आगे देखिए, अपनी बात ही ना बताए कुकर का यूज अगर करते हैं तब। देखिए सुनिए, ओजोन, देखिए यहाँ ओजोन आप लेते हैं, सुनिए 1 मोल आप लेते हैं तो 48 ग्राम हो गया। तो ओजोन का 1 मोल, आप कुछ खा रहे हैं जी मुंह में? कुछ खा रहे हैं तो बाहर फेंक के आ जाइएगा। वैसे ही चल रहा है, बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं खाने का। देखिए सुनिए, देखिए यहाँ ओजोन 1 मोल है तो 48 ग्राम है। 1 मोल का मतलब कितना होता है? 22,400 ml। तो इसका मतलब हुआ कि 22,400 ml अगर ओजोन गैस आप लेते हैं तो इसका मास कितना होगा? बोलिए, ओजोन गैस एट एनटीपी। देख कुछ नहीं दिया रहे ना, तो आप एनटीपी ही मान के बनाना है। जैसे वाटर का डेंसिटी पूछता है तो पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1। तो पानी का डेंसिटी 1 होता है किस टेम्परेचर पे? जो 4, जो नॉर्मल टेम्परेचर आप लेते हैं, ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस पे कहा जाता है। लेकिन हम लोग उसको भी हम लोग मान के चलते हैं कि पानी का डेंसिटी 1 ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 22,400 ml ओजोन गैस एट एनटीपी, इसका कितना मास दिया हुआ है? 48 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं? हम बोली ओजोन गैस माने कितना थे मिक्सचर में? VmL। तो बोली VmL का मास कितना होगा? बोली कितना हो जाएगा? 48 गुना V। ये ग्राम हो गया। 48 इंटू V डिवाइडेड बाई 22,400, इतना ग्राम हो गया। आई ये पहला ओजोन का आया कि VmL का मास इतना ग्राम। पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन जब लेते हैं O2, अगर ऑक्सीजन 1 मोल आप लेते हैं तो 16 दूनी कितना हो गया? 32 ग्राम। 1 मोल का मतलब कितना मास होता है?
22,400। तो आप खुद सोचिए, 22,400 ml O2 गैस बराबर कितना मास हो गया? 32 का। इसलिए अब बताइए ऑक्सीजन गैस कितना था? 600 माइनस 20। 32 गुना 600, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब आप खुद सोचिए, ओजोन गैस का मास इतना आया और ऑक्सीजन गैस का 600 ml में जो ऑक्सीजन गैस 600 माइनस भी था उसका मास इतना आया। आई दोनों मास मिला करके मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है? 1 ग्राम। टोटल वॉल्यूम 600 ml जो मिक्सर है उसका मास कितना है? 1 ग्राम। और मिक्सर में यही ना आया, इतना इतना ओजोन आया, इतना क्या आया? ऑक्सीजन आया। ये दोनों मास मिला के क्या होना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहिए। तो देखिए, तो 1 ग्राम बना दीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से लिखे। बोलिए क्या लिखे थे पहला? 48V डिवाइडेड बाई 22,400 प्लस बोलिए दोनों का मास जोड़ करके कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 1 ग्राम। बोलिए यहां से भी नहीं निकल जाएगा। अब चलिए, अब भी अपने से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले लिखिए और भी अपने से निकाल के दिखाइए। चलिए निकालिए, भी निकाल के दिखाइए अपने से। अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए। अच्छी चलिए लिख ली, उसको बनाइए, भी निकाली। कितना आया? भी निकल गया।
हाँ 200 आ जाएगा। 20 सब लोग सोल्व कर लीजिएगा, इसका भी आएगा 200 एवं 200 ml आ गया। 20 सोल्व कर ली, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ओजोन तो अगर वॉल्यूम ऑफ पूछेगा ऑक्सीजन, चार सौ ml आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए इसको हटा दे अब। चलिए बनाइए। यहाँ पूछे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। 88 ग्राम अगर CO2 लेते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का संख्या कितना हो? न्यूक्लियॉन समझ में आता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो एटॉमिक मास होता है ना कोई भी एलिमेंट का, वह न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर? न्यूक्लियॉन। यानी न्यूक्लियॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम को न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का सम क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स। देखिए दोनों बनाइए। के बाद क्या लिखें सर? AMU एटॉमिक मास यूनिट बनाइए। नाइट्रोजन का 14 मास होता है, एटॉमिक नंबर 7। देखिए
देख हम क्या बताएं, सब एक एक क्वेश्चन आप देखते जाइए, ये सब सारा चीज पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे नहीं पढ़े इसलिए हम एग्जाम्पल एक एक करके लिखते जा रहे हैं, ताकि शुरू से एक बार आपका रिवीजन हो जाए सबका भी, और सबका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए, याद हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे, 88 ग्राम क्या दिया है, CO2 दिया है ना। न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को कहा जाता है। तो सबसे पहला काम आपका है कि सबसे पहले क्या निकालिए, तो सबसे पहले मोलकुल का संख्या निकाल दीजिए, और उसके बाद न्यूक्लियॉन का संख्या निकालिएगा। तो मेरी बात आप ध्यान से देखिए, CO2 का 1 मोल अगर आप लेते हैं तो कितना मास, 16 दूनी 32 और 12 कितना मास, 44, 44। और एक मोल में मोलकुल का संख्या होता है 6 पॉइंट, इतना मोलकुल्स हो गए। तो 44 ग्राम CO2 लेंगे तो मोलकुल का संख्या इसके बराबर होगा, इसके बराबर ऐसे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 लीजिएगा तो उसमें मोलकुल का संख्या इसके बराबर आएगा। तो 44 ग्राम में इतना दिया हुआ कितना है, 88। तो इतना नहीं मान करके सीधे इसको आप Na मोलकुल्स मान लीजिए। Na का मतलब क्या हो गया, एवोगाड्रोज नंबर, क्या हो गया, एवोगाड्रोज नंबर। इसका मतलब हुआ कि 44 ग्राम CO2 अगर आप लेते हैं, कंटेन Na मोलकुल्स एवोगा, इसलिए 88 ग्राम में कितना होगा, पर इसका ये डबल है कि नहीं, तो डबल है तो कितना हो जाएगा, डबल 2Na कर दीजिए। तो Na की जगह क्या हो गया, 2Na हो गया। इतना मोलकुल का संख्या आया, और हम पूछे किसकी संख्या, न्यूक्लियॉन्स का। तो पहले अब एक मोलकुल में न्यूक्लियॉन का संख्या निकाल दीजिए। तो न्यूक्लियॉन कैसे निकालिएगा, तो देखिए CO2, बोलिए न्यूक्लियॉन्स में कार्बन में प्रोटॉन का संख्या कितना होता है, 6। देखिए ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले, सबसे पहला ध्यान से सुनिए, हम 88 ग्राम CO2 में मोलकुल का संख्या निकाल दिए, किसका संख्या, मोलकुल का। यहां तक सबका क्लियर है, कोई दिक्कत है ना किसी को है। यानी CO2 का एक मोल का मतलब, यानी एक मोल का मतलब 44 ग्राम, और एक मोल का मतलब Na मोलकुल, क्वेश्चन में दिया 88 ग्राम, 88 ग्राम में 2Na मोलकुल्स आ गए। अब आप CO2 का एक मोलकुल लीजिएगा, इसका 1 मोलकुल, इसमें टोटल न्यूक्लियॉन का संख्या निकाल दीजिए, एक मोलकुल में न्यूक्लियॉन का संख्या। तो बोले कार्बन में न्यूक्लियॉन का संख्या कितना होगा, कार्बन में न्यूक्लियॉन्स कितना होगा, क्या बताए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो कार्बन में प्रोटॉन का संख्या कितना होता है, 6, और न्यूट्रॉन का संख्या भी कितना, 6। तो बोले टोटल कितना हो गया, 6 + 6 कितना आ गया, न्यूक्लियॉन का संख्या। और ऑक्सीजन में कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। तो प्रोटॉन का संख्या भी कितना, 8, 8, और न्यूट्रॉन का संख्या भी 8 होता है। इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो पहले तो 8 8 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 16। अब टोटल न्यूक्लियॉन्स एक मोलकुल में कितना होगा, इन 1 मोलकुल ऑफ CO2। अब बताइए, तो CO2 का एक मोलकुल में टोटल न्यूक्लियॉन्स, तो कार्बन में टोटल कितना आया, 12, और ऑक्सीजन में कितना आया, 16। देखिए ऑक्सीजन है कितना, यहाँ 2, 2 से गुना कर दीजिए। बोलिए तो 16 दूनी 32, अब 32 कितना आया, 44। ये हो, ऐसे आप सीधा ये याद रखिए कि जो मास जोड़ करके आएगा ना किसी का भी, वही संख्या होगा न्यूक्लियॉन्स का, वही संख्या किसका होगा, न्यूक्लियॉन्स। इस वाला, क्योंकि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, कोई भी एटम का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है।
इसका मतलब कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, कोई भी कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास होगा, वह मास ही न्यूक्लियॉन का संख्या बताएगा। तो इसका पूरे का मास निकालिएगा तो 44 आएगा। इसका मतलब एक मोलिकुल में कितना न्यूक्लियॉन आया? 44। आपसे पूछा था 88 ग्राम में कितना न्यूक्लियॉन्स होगा, तो पहले 88 ग्राम में मोलिकुल का संख्या कितना आया? 2Na। कितना आया? एक मोलिकुल में कितना न्यूक्लियॉन? चलो, तो जितना मोलिकुल से आया उसमें किससे गुना करेंगे? 44। तो क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन निकालना होगा। क्या करेंगे? 44 इंटू 2Na, मतलब क्या होगा? 88Na। ये आंसर आ गया। चलिए लिखिए इसको बनाइए। कोई बन गया। कितना आंसर आया? सिर्फ 20 एटम या 20Na एटम, क्या चाहिए? 20 एटम। और इधर हो गया। 85 आया। 5 एटम्स। थोड़ा तो 5 मोलिकुल ना आया, एटम्स पूछे। इधर कोई किसी का? देखिए सुनिए, एक क्वेश्चन हम बताए, थोड़ा इसको बढ़िया से समझिएगा। हम दिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 85 एमयू ऑफ अमोनिया। तो ग्राम और अमोनिया में पहले फर्क समझ लीजिए। अगर किसी भी पार्टिकल का मास अगर आप एमयू में लिखते हैं तो वह मास केवल एक पार्टिकल का होता है। किसका होता है? एक पार्टिकल का। बात समझ में आया? किसी का भी मास अगर सिर्फ आप एमयू में लिखते हैं तो वह मास सिर्फ वन पार्टिकल का होता है। किसका होता है? वन पार्टिकल का। अगर वही मास अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो मास किसका होगा? एक मोल का। किसका होगा? एक मोल का। जैसे आप देखिए यहाँ 85 एमयू ऑफ अमोनिया दिया दिया ना, तो आप बताइए, आप अमोनिया लिखिए। देखिए यहाँ NH3, बोले इसका एक वन मोलकुल का मास जब लिखिएगा, मेरी बात समझिए, नाइट्रोजन का मास कितना? 14। हाइड्रोजन का मास कितना? 1। 1 इंटू 3 कितना आया? आया ना? इसका मतलब 17 एमयू आया। अगर 17 एमयू लिखे ना तो वह हो गया एक मोलकुल का मास। किसका मास? वन मोलकुल का मास। एक मोल का नहीं, एक मोलकुल का मास। अगर यही 17 ग्राम लिखिएगा ना, सिर्फ ग्राम कर दीजिए, तो वह एक मोल का मास होगा। किसका मास? एक मोल का। एक मोल का मतलब 6.02 टू 10 के पावर 23 मोलकुल। समझ में आ गया? देखिए, आप एक मोलकुल का मतलब इतना, तो आप खुद सोचिए 17 एमयू बराबर वन मोलकुल। हम दिए कितना थे? 85। 17 पचे 85, 5 गुना है कि नहीं? तो कितना मोलकुल से आ गया? और एक मोलकुल कितना एटम से मिलकर के बना है? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। 3 है कितना? 4। तो एक मोलकुल में टोटल कितना एटम्स? 4। तो जितना मोलकुल से आएगा उसमें कितना से गुना कर दीजिए? 5 से, 4 से।
अरे एक मोलकुल में 4 एटम और टोटल एटम पूछे तो जितना मोलकुल्स आएगा उसमें कितना से गुना कीजिएगा, फिर 5 बोल रहे हैं कितना से 4 से, तो टोटल एटम्स तो जितना मोलकुल्स आया, कितना मोलकुल आया 5 और एक मोलकुल में कितना एटम 4, तो कितना आ गया, समझ गया ना। देखिए और थोड़ा सा अंतर कहां पे हम बता रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, देखिए जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अब देखिए हम क्या पूछे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब खाली एमयू की जगह हम क्या कर दिए, ग्राम कर दिए, आंसर बदल जाएगा। अब आंसर में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए यहां क्या अंतर आएगा, देखिए अमोनिया लिखते हैं, इसका 1 मोल अगर आप लीजिएगा तो नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1, तो बोलिए 14 प्लस 3 कितना 17, 17 ग्राम आ जाएगा। अमोनिया का 1 मोल का मतलब 17 ग्राम और 1 मोल का मतलब कितना मोलकुल्स, Na के बराबर। Na का मतलब 6.022 10 के पावर कितना 23, होगा कि नहीं होगा। 1 मोल का मतलब Na मोलकुल्स, Na का मतलब 6.022 10 के पावर कितना 23 मोल। तो 1 मोल अगर अमोनिया लेंगे तो 17 ग्राम होगा और 1 मोल में मोलकुल का संख्या किसके बराबर, Na के बराबर। तो देखिए 17 ग्राम अमोनिया बराबर Na मोलकुल्स, तो 85 ग्राम अमोनिया, 17 पचे 85 कितना हो जाएगा 5 Na मोलकुल्स। तो ये 5 Na मोलकुल्स आया। अगर आपको एटम्स निकालना है, टोटल एटम्स, तो जितना मोलकुल्स आया उसमें कितना से गुना कर दीजिए 4 से 4 से, तो 5 चौक कितना आया 20, Na आया 20 से, Na का मतलब 20 गुना 6.0, ऐसे आया। तब बोले दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं, बोले यहाँ टोटल 20 आया, यहाँ 20 इंटू इतना आया, तो ग्राम देगा तो अलग होगा और एमयू देगा तो अलग होगा, समझ गया ना। चलिए देखिए इसको, अब एक क्वेश्चन पूछेंगे वो बताइएगा, नीचे कर दें। अच्छा इस फर्स्ट बेंच पर से बताइए, सोडियम का एक एटम का मास कितना ग्राम, सोडियम का 1 एटम का मास कितना ग्राम, 23 ग्राम। इस पे बताइए, कोई भी पूछने दीजिए इस बेंच पर से, सोडियम का 1 एटम का कितना मास, कितना ग्राम, सोडियम का 1 एटम का मास कितना ग्राम, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे, इस बेंच पर से, इस बेंच से, इस बेंच से 23 ग्राम। 23 ग्राम, इस बेंच पर से सोडियम का एक एटम का मास कितना ग्राम, इसमें से 23.5 ग्राम, इसमें से 23 ग्राम, यहां से 23.5, वेरी गुड, इस पे से बताया तो सर 23 ग्राम बोले ना। चलिए इस फिर से एक बार और पूछे, हो सकता है चेंज हो जाइए, इसमें से आप लोग बदलते नहीं हैं। हमको क्या पता था, आप फिर से पूछेगा मतलब आप अच्छा देख मेरी बात सुनिए, इतना समझाए, इतना धीरे धीरे बढ़िया से समझाए कि अच्छे से दिमाग पे लेयर बाय लेयर बैठ जाए,
लेकिन फिर भी लेयर बाय लेयर नहीं बैठ पा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, हम क्या पूछे यही ना अभी समझाएं। खाली पढ़ाने से मेरा नहीं ना होगा। आप जब तक अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ जाए, समझ में नहीं आ जाए, तो फिर वही हम पढ़ा दिए, फिर दूसरा कोई पूछेगा फिर गड़बड़ा जाइए। हम क्या पूछे, सोडियम का एक एटम का मास, या देखिए ध्यान से, एटॉमिक मास कितना 23। अगर इसका एक एटम पूछेगा तो कितना मास 23 ग्राम होता है। फिर हम क्या क्या पूछे, आपके कहने से नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा ग्राम में तक कहिएगा सर हम तो लिखे आंसर में सर एमयू लिखे हैं, तो आपको जो नहीं, हम आपसे पूछेंगे 23 ग्राम, यस सर, भैया बोली कि नहीं बोली। हम आप ही के फ्रेंड लोग से पूछ लेते हैं, ठीक है, हम नहीं बोल रहे, मेरी बात सुनिए। अब देखिए इसका, अब एक एटम का मास 23 एमयू, अगर इसी का हम 23 ग्राम लिख देंगे तो एक मोल का मास हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक मोल का मतलब हुआ Na एटम का मास, होगा कि नहीं होगा। Na एटम का मतलब हो गया 6 गुना 10 के पावर 23 एटम, 6.022 होता है, उसको हम 6 मान लिए। तो इतना एटम का मास ना आया, कितना कितना आया, इतना एटम का मास आया कितना ग्राम, 23 ग्राम, 23 ग्राम, यानी 6 गुना 10 के पावर 23 इतना एटम्स बराबर 23 ग्राम। तो एक एटम का मास 23 बटा 6 गुना 10 के पावर 23 इतना ग्राम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए। फिर हम क्या किए, अगर यही पूछते एमयू तो सही हो जाता, सर सोडियम का एक एटम का मास तो 23 एमयू, बिल्कुल सही है। लेकिन ग्राम में पूछेंगे तो ग्राम में बदलना ना होगा, और 50-50 सही था। देखिए अब आप ये बताइए, इतना ग्राम आया एक एटम का मास, 23 बटा 6 गुना 10 के पावर 23, ठीक है ना। तो ये बहुत अंतर है, 1 रुपया और 1,00,000 करोड़ रुपया, दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप एक एटम का मास बोले 23 ग्राम, आई हो गया कितना है 10 के पावर 23 से डिवाइड, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, समझ में आ गया। इसलिए एक एटम का मास और एक मोल का मास दोनों में अंतर है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को एमयू में लिखिएगा तो वह एक एटम का मास हो गया, और अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को ग्राम में लिखिएगा तो वह एक मोल का मास हो जाएगा। किसका मास हो जाएगा, एक मोल का मास। समझ में आ गया। एक सिंपल क्वेश्चन और देते हैं, चलिए। अच्छा ये हटा दें। इसको नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए लिखे थे। ये इतना कहां से कहां तक था, ये अलग था, यहां से अलग था, ये तो अलग समझाने के लिए लिखे थे। हो गया, इसको हटा दे। अब देखिए, अब हर बच्चा से बन जाना चाहिए एकदम। सबसे होता क्या है ना, एकदम सिंपले क्वेश्चन में कई बच्चे सब गड़बड़ा जाते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन में क्या होते हैं, कभी दिक्कत हो जाती है। चल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोलकुल का मास केजी में क्या होगा, बनाइए। सबका बनना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोलकुल का मास केजी में क्या होगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। हम 1 से लेके 30 तक सभी बच्चों के कॉपी पे लिखा है, जिसका नहीं लिखा है वो किसी के कॉपी मांग के लिख लेंगे।
हो गया 0.1 kg। एक बच्चे का आंसर आया 0.1 kg। और इधर कितना आया 0.1 kg। केजी तो पूछे हैं, ये कहाँ करें गलती है। हो गया, चलिए आपका भी 1 kg आया। 0.1 kg। इसका 1/10 kg। इधर सबका 1/10 kg आ गया। 0.1 फिर 001 मतलब 0.1001 कितना आया बोलो 0.1 kg। मन से बनाई बना? पीछे से क्या 0.1 kg। चलिए तब चलिए अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम इतना समझ करके बनाए। कितने बच्चे को आया 0.1? बढ़िया से हाथ उठाइए पहले, ये नहीं खाली ऐसी बना लिए खाली। किसको किसको आया? हाथ है ना, हाथ में बढ़िया से हाथ उठाइए। चलिए उधर, हाँ चलिए इधर कितना क्यों 0.1 आया? जब देखे तो बनाए कम से कम कितने लोग। हाथ ऐसा उठाइए कि हाथ होना चाहिए, कोई ऐसे हाथ उठा रहे हैं हाथ है। अरे बढ़िया से हाथ उठाइए। किसको किसको आया हाथ उठाइए सब। 0.1 1 2 3 4 5 6 0.1 kg। मेरी बात सुनिए, इतना बढ़िया से समझाए, इतना फिर भी यही हाल है सबका, और सबका सब गलती। अरे कोई को बच्चा तो सही बनाते आप अच्छा ये बताइए, इतना बढ़िया से समझाने के बाद भी आप लोग इतना गलती काहे करते हैं? देखिए 0. हम क्या बोले कि 1 मोलकुल का मास केजी में बताना है, तो 1 केजी का मास केजी में बताना है। फिर वही बात, हम 1 मोल को पूछे, आप 1 मोल बना दिए। आप किसका निकाले? 1 मोल का, मतलब 1 मोदी मोल का केजी में। अरे मोल के जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट लिए, ध्यान से देखिए, आप कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल अगर आप लिए तो कितना आया 100 ग्राम। 100 ग्राम को केजी में बदल दिए तो आ गया 0.1 kg। 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23 मोलकुल। तो इतना मोलकुल का मास ना 0.1 kg आया। हम पूछे किसका मास है 1 मोलकुल का, तो इतना मोलकुल का मास भी 0.1 kg, 1 मोलकुल का मास भी 0.1 kg। तो फिर वही अंतर। तो इतना समझाए किस लिए थे कि फिर वही गलती कर दीजिए, कहेंगे इस रास्ता से नहीं जाइए, तो फिर यही रास्ता से जाएंगे। देखिए इसका मतलब हुआ इसी को आप काहे टाइम पर ध्यान देते हैं जी, करे पढ़िए ना मन से बढ़िया से, तब टाइम में देखते रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि 6.022 10⁻23 इतना मोलकुल बराबर कितना 0.1 kg। इसलिए 1 मोलकुल बराबर ये ना आ गया। देखिए तो फिर इतना हम क्या बोले, सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। समझाने के बाद भी हम क्या बोल रहे हैं फिर से ध्यान से समझिए। कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो वह 1 मोल का मास होता है। 1 मोल का मतलब इतना पार्टिकल का मास।
और अगर इसी को एमयू में लिखते हैं तो वह केवल एक मोलेक्यूल का मास होता है। किसका मास होता है? एक मोलेक्यूल का मास। समझ में आ गया? अभी सबसे इसको हटा दें। देखिए हो गया। टाइम हो गया। आप लोग टाइम ही देखते रहते हैं। वो तो पता चल जाता है कि टाइम हो गया। अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है? अब देखिए यही इतना पेज घर में उलट के पढ़िए तो कितना बढ़िया सीख जाइएगा। घर में तो कभी उलटते नहीं ऐसे। ये हो जाएगा। आप ढूंढिए, हम सारे क्वेश्चन बदल देंगे उसमें। बाकी बन जाएगा, अगर समझिएगा तो बनेगा। चलिए इस बेंच पर से बताइए इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? इस कंपाउंड से बताइए इंपेरिकल फार्मूला क्या लिखिएगा? देखिए जैसे इसको देखिए, जब क्वेश्चन ऐसा रहे आप इसको ऐसे सजा सकते हैं, CH2O2। पहले इसको आप ऐसे सजा दीजिए, C2H2। हम बताए किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो उस एलिमेंट का एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब हो गया कि कम से कम रेशियो क्या होगा। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितना रेशियो आ रहा है? 1:2:2। अब इससे छोटा रेशियो और कुछ हो सकता है? 1 से छोटा तो कुछ होगा नहीं। अब फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, जब भी लिखना है तो होल नंबर में। तो किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है उस सिंपलेस्ट रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? इंपेरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं? इंपेरिकल। तो बोले इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? CH2O, या फिर वही लिख दीजिए HCOOH, सेम हो जाएगा। चलिए चल इस बेंच पर से बताइए। नहीं पढ़े हैं? अभी तो समझाए ना कि सबसे सिंपल रेशियो क्या होता है। वही सिंपल नेपाली बोलिए। देखिए इसका रेशियो जो आएगा 12, 22, 11। अब 11 दूनी 22 ही तो कट जाएगा, लेकिन एक कट पाएगा? इसका मतलब फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। अगर होल नंबर कटेगा तभी डिवाइड कीजिएगा, और नहीं है तो फिर वही रह जाएगा। तो क्या वही रहेगा कि बदल जाएगा? वही रह जाएगा, क्योंकि एक कभी इससे छोटा होल नंबर में रेशियो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा तो संख्या क्या रहेगा? सेम रह जाएगा। इसका मतलब सेम रहेगा, यही रह जाएगा। हाँ ठीक है।
इस बेंच पर से बताइए इसका। इस बेंच पर से बताइए। CH2O। देखिए कार्बन 2, ये ना आएगा, तो ये 2 4 2 का रेशियो लीजिएगा, तो लिख सकते हैं 1:2:1। तो क्या आएगा, समझ गया। इस तरह किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला को हम इंपेरिकल फार्मूला में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए लास्ट वाले बेंच पर से कोई बताइए, इधर के लास्ट, मोलरिटी क्या होता है। लास्ट बेंच पर से दोनों में से कोई बताइए, व्हाट इज मोलरिटी।